नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से पहले राजनीति में एक नया मोड़ आता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सूबे में एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव, बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी और तमाम राजनीतिक पार्टियों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई नजर आई, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आई और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आई। ऐसे में कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाए जाने लगे थे कि भाई आप सूबे के मुख्यमंत्री थे तो आप आखिर कर क्या रहे थे, जो कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन इतना शर्मनाक रहा। तो अब ऐसे में सूबे में योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी फिर से एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ माही मौजूद है। माही, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माही, किस तरीके से देखती है उत्तर प्रदेश की सियासत में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया, लेकिन अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक्टिव होती हुई नजर आई, 37 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आई और अब जो चुनाव हो रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं 5 सीटें जो है वो सपा का गढ़ है और ऐसे में अखिलेश यादव जिस तरह से बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या लगता है क्या वाकई समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव की तर्ज पर ही इन विधानसभा के उपचुनाव में भी बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आएगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जिस तरह एक्टिव हो रही है उससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा? देखिए, यहाँ पर मनीष दोनों तरीके के समीकरण बन रहे हैं। अखिलेश यादव के पास एक मजबूत मुद्दा है, नौकरी का मुद्दा, आरक्षण का मुद्दा, जातीय जनगणना का मुद्दा और फिर शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा। भारतीय जनता पार्टी के पास कहीं ना कहीं अयोध्या मंदिर का मुद्दा था, जो बुरी तरीके से पिटता हुआ नजर आया इस बार के लोकसभा चुनाव में। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी डूबती हुई साख बचाने के लिए इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। वहीं मिल्कीपुर में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को इंस्ट्रक्शंस देते हुए नजर आ रहे हैं, उससे ये माना जा रहा है कि इस बार हो सकता है कि समीकरण थोड़े बदल जाए। लेकिन अखिलेश यादव ने भी जिस तरीके से अवधेश प्रसाद के ऊपर दांव लगाया, फिर उनके बेटे पर दांव लगा दिया, तो कहीं ना कहीं जनता के मन में जो छवि है वो इस बार वो टूटती हुई नजर आती है या फिर नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव ने बिना कुछ किए अयोध्या पर जीत दर्ज कर ली और भारतीय जनता पार्टी, आप देखेंगे अयोध्या मंदिर बनने से पहले, उद्घाटन से पहले योगी आदित्यनाथ किस तरीके से वहां पर चक्कर लगा रहे थे कि किसी भी तरीके की कोई कमी ना रह जाए और फिर वो उनको क्या, हर देशवासियों को भी ये पता था कि इस बार अयोध्या सीट से भारतीय जनता पार्टी की हार नहीं होगी, लेकिन समीकरण पूरा उल्टा पड़ जाता है। तो इस बार अभी से कयास लगा पाना कहीं ना कहीं मुश्किल होगा कि आखिरकार कौन जीतेगा। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं मनीष कि इस बार जो टक्कर है वो बहुत ज्यादा कांटे की होने वाली है, क्योंकि मायावती, चंद्रशेखर आजाद, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगे हुए हैं, अगर 2-2 सीटों पर भी समीकरण बनता है और बिगड़ता है तो कहीं ना कहीं पार्टियों को भारी नुकसान होने की संभावना है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद जो पहली बार में ही नगीना सीट पर जीत दर्ज कर लेते हैं और इस बार जिस तरीके से वो सक्रिय है, चाहे मिल्कीपुर सीट पर देख लीजिए, मझवा पे देख लीजिए, करहल पे देख लीजिए, बिजनौर सीट पर देख लीजिए, तमाम ऐसी, और ओवैसी के साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया। ओवैसी के साथ गठबंधन करने में माना ये जा रहा है कि अखिलेश यादव का जो वोट बैंक है वो अपने पाले में शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद दलितों का जो भरोसा था, जो जनाधार था, वो कहीं ना कहीं जीत चुके हैं। अब इस बार अगर मुस्लिम कैंडिडेट्स का भी वोट उनको मिल जाता है तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद की एक तरीके से कह लीजिए साख बनती हुई नजर आएगी और वो 1 से 2 सीटें निकालने में कामयाब भी हो सकते हैं। और मायावती जब 432 सीटों में भी एक सीट नहीं निकाल पाई तो मुझे नहीं लगता है कि इस बार के उपचुनाव में कुछ खासा कमाल करने वाली हैं। हाँ, बचती है कटहरी सीट जहां पर मायावती का अच्छा खासा वोट बैंक है, हो सकता है वहां पर मायावती कुछ अच्छा बेहतर प्रदर्शन करती हुई जरूर नजर आए। लेकिन वहीं अगर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश यादव की, तो कहीं ना कहीं जो टक्कर है इन्हीं दो की दिखाई दे रही है। अलग अलग सीटों पर हो सकता है आजाद बेहतर प्रदर्शन करें, अखिलेश यादव करें, लेकिन ये जो 4-5 प्रमुख सीटें हैं जिसमें बिजनौर, करहल और मिल्कीपुर, कटहरी और मझवा सीट है, उस पर माना यह जा रहा है कि सभी पार्टियां अपना जी जान लगाने में जुटी हुई हैं। देखना यही होगा कि कौन जीतेगा। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में जिस तरह से तमाम राजनीतिक पार्टियां उत्तर प्रदेश की सियासत में मजबूत अपने आप को करती हुई नजर आ रही हैं, तो अब मुकाबला जो है वो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का है। तो अब ऐसे में क्या लोकसभा चुनाव की तरह ही तमाम राजनीतिक पार्टियों के बीच सियासी खींचतान देखी जाएगी, उसी तरह की लड़ाई
लड़ाई, उसी तरह के जुबानी हमले, उसी तरह की यहाँ पर वार पलटवार किए जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और तमाम बड़ी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरती हैं और तमाम बड़े बड़े दावे करती हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 400 पार का दावा करती हुई नजर आई, राम मंदिर के मुद्दे पर लड़ती नजर आई, तो दोनों ही चीजें यहाँ पर कहीं ना कहीं फेल होती हुई नजर आई। ऐसे में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी सूबे में उठती हुई नजर आई। वहीं अगर बात की जाए आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी बहुमत यहाँ पर नहीं हासिल कर पाई, यहाँ तक कि एक भी सीट इस बार के चुनाव में नहीं निकाल पाई। और वहीं आजाद समाज पार्टी के प्रमुख कहीं ना कहीं नगीना से सीट जीतते हुए नजर आए और बड़ी जीत वहां से जीतते हुए नजर आए। और कहीं ना कहीं आजाद ने जिस तरह से तमाम मुद्दों को उठाया, दलितों के, गरीबों के, वंचितों के मुद्दे को लोकसभा में उठाया और तमाम राजनीतिक पार्टियों पर सियासी हमले बोले, तो अब उसी तर्ज पर कहीं ना कहीं विधानसभा के उपचुनाव को लेकर आजाद भी तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं, मायावती भी तैयारियां करती हुई नजर आ रही हैं। आकाश आनंद की वापसी क्या मायावती के लिए फायदेमंद साबित होगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन वहीं यहाँ पर एक छोटा सा सवाल ये रहेगा कि अगर मायावती और आजाद यहाँ पर एक एक सीट निकालने में भी कामयाब रहते हैं, तो क्या लगता है कि आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में मायावती और आजाद एक साथ गठबंधन के तहत चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे? क्या लगता है? जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। मायावती जिस तरीके से उनकी पार्टी का गिरता हुआ जनाधार है, और वो समय दूर नहीं है मनीष की जब उनको चंद्रशेखर आजाद से मदद मांगनी पड़ जाए, क्योंकि अभी मायावती अलग टसन में दिखाई दे रही है। वो बार बार यही बात कह रही हैं कि वो अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेंगी, अकेला चलो की जो राजनीति है वो उनकी दिख रही है और वो कर रही हैं। लेकिन आने वाले दिनों में अगर वो एक भी सीट नहीं निकाल पाती हैं इस बार के उपचुनाव में और 2027 के विधानसभा चुनाव में, तो कहीं ना कहीं उनको चंद्रशेखर आजाद का सहारा लेना पड़ जाएगा। और आप देखिए कि 1998 में जो गठबंधन उन्होंने इनेलो के साथ किया, वही समीकरण फिर से दोहराना पड़ा और चंद्रशेखर आजाद पहले ही बार में जीत दर्ज करते हैं और उन्हीं के बराबर जाकर खड़े हो जाते हैं, उन्हीं से बड़ी पार्टी से जाकर हाथ मिला लेते हैं। मायावती अभय सिंह चौटाला के साथ गठबंधन में है, तो ये अजय सिंह और दुष्यंत चौटाला के साथ गठबंधन में चले जाते हैं। तो आप देखिए कि बढ़ता हुआ कद कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद का इस तरफ इशारा करते हैं कि मायावती का अब जो ज्यादा दिन तक वर्चस्व नहीं चलने वाला है। चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं उनकी जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ दिन बीच में जब चंद्रशेखर आजाद ने खुले तौर पर कहा था कि मायावती जी जो है वो कहीं ना कहीं अब एक डमी कैंडिडेट मात्र रह गई हैं, क्योंकि अब वो ना काशीराम जी के विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, ना उनके सिद्धांतों को फॉलो कर रही हैं। और वो ये कहना चाहते थे कि कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी की पपेट बन के रह गई हैं। और हमेशा से मायावती के ऊपर ये इल्जाम लगता हुआ नजर आया है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मनीष ये सवाल तो उठता ही है कि मायावती अगर अपना जनाधार बचाना चाहती हैं, या तो छोटे छोटे गुटों के साथ वो गठबंधन करें, जिसमें पल्लवी पटेल हो गई, स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए, चंद्रशेखर आजाद हैं, इनको गठबंधन करके साथ लेकर चले तो वो सारे वोट बैंक कहीं ना कहीं इनके पाले में आ सकते हैं, वो वैसी हैं। ऐसे में अगर वो अकेले चलती हैं तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद रावण उनके लिए एक बड़ी हर्डल हो सकते हैं। अगर उस हर्डल को दूर करना है तो कहीं ना कहीं इनको गठबंधन एक साथ करना पड़ेगा, तभी फायदेमंद होगा और मायावती अपनी पार्टी का जनाधार तभी बचा भी पाएंगी। जी बिल्कुल। तब ऐसे में मायावती के पास आजाद से गठबंधन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में मायावती का वर्चस्व 2007 के बाद से जिस तरह से कम होता हुआ नजर आया, उसके बाद मायावती को एक भी चांस ऐसा नहीं रहा जब उन्होंने अपनी पार्टी को उठाने की कोशिश की हो और उनको एक उम्मीद की किरण भी यहाँ पर दिखती हुई नजर आई हो। लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी विफल होती हुई नजर आई, ठीक उसी प्रकार से कहीं ना कहीं एक बार फिर से एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। अब एक बार देखना होगा कि उपचुनाव में मायावती क्या वोट बैंक को साधने में कामयाब होती हैं या फिर आजाद मायावती के वोट बैंक खींच ले जाते हैं। और ऐसे में जो उपचुनाव के बाद विधानसभा चुनाव 2027 में होगा, उसमें मायावती आजाद के साथ गठबंधन करेंगी या फिर नहीं। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9।